गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 की गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने संबंध एवं फलन के विषय में जानकारी ली है। आज इसी चैप्टर के अंतर्गत फलनों का संयोजन कैसे परिभाषित किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा गया है फलनों का संयोजन, उसकी परिभाषा दी गई है, उसको देखिए। एफ एक फलन एफ है ए से बी में, तथा जी एक फलन है बी से सी में, दो फलन है। तब एफ और जी का संयोजन जी ओ एफ द्वारा निरूपित होता है, तथा फलन जी ओ एफ ए से सी में जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ ए द्वारा परिभाषित होता है। कहने का आशय यह है, यहां पर एक समुच्चय दिया गया है आपके लिए ए, यह समुच्चय बी दिया गया है और यह समुच्चय सी दिया गया है। एक फलन एफ ए से बी में परिभाषित है फंक्शन एफ एक्स के द्वारा, फलन एफ एक्स के द्वारा, और बी से सी में एक फलन है जिसको हम g ऑफ एफ एक्स, यहां पर जो अवयव है उसका फंक्शन g के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार एक समुच्चय c है जो कि b से c से संबंधित है। हमें यदि a से c में डायरेक्टली यदि एक संबंध ज्ञात करना होगा तो उसे हम जी ओ एफ द्वारा निरूपित करेंगे। और ये जी ओ एफ क्या परिभाषित होगा? g यानी कि फंक्शन किसका है? एफ एक्स का। तो g ऑफ फंक्शन एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स खुद किसका फंक्शन है? इसी x का। तो इस तरह से a से c सीधे रूप में समुच्चय c समुच्चय a से संबंधित हो जाता है, यानी कि एक परिभाषित हो जाता है कि जी ओ एफ। यहां पर एक कंडीशन होती है कि क्या हम जी ओ एफ तो निकाल ले रहे हैं, तो क्या एफ ओ जी भी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, ए से बी में एक फलन है, बी से सी में एक फलन है, तो सी से बी में भी एक फलन होगा और बी से ए में भी एक फलन होगा। उस तरीके से हम एफ ओ जी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या दोनों का मान एक ही बराबर होगा? यहाँ पर हम लोगों ने एक उदाहरण के माध्यम से भी देखा है, और यह भी आपको जानने की जरूरत है कि जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, यानी कि दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब इस फलनों के संयोजन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पास एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है? यदि एफ आर से आर तथा जी आर से आर फलन क्रमशः एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। प्रश्न को पढ़ने से स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। हमें यह मान निकालना है एफ ओ जी और जी ओ एफ, एफ ओ जी और जी ओ एफ का मान निकालना है, और उसके पश्चात हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या जी ओ एफ और एफ ओ जी बराबर होते हैं अथवा नहीं। आइए इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके लिए हल लिखा गया है। जो संबंध दिए गए हैं, जो फलन दिए गए हैं, उसके अनुसार जी ओ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जी किसका फलन है? एक्स का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि परिभाषित किया गया है कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। तो यहाँ से जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना दिया गया है? आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से हम लोग इस एफ एक्स का मान कॉस एक्स रख दिया हम लोगों ने, और g ऑफ cos x हो गया। यहाँ से g किस तरह का फलन है? g फलन है 3x स्क्वायर। x की वैल्यू जो भी होगी वो रख करके उसका स्क्वायर कर देंगे और 3 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि g ऑफ cos x के लिए 3 पहले लिख दिया, और x की जगह पर cos x है तो उस cos x का हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू मिल गई हमें 3 cos स्क्वायर x। इसी प्रकार हम लोग एफ ओ जी निकालने का प्रयास करते हैं। एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, और एफ किसका फलन हो गया? जी एक्स का, लेकिन जी एक्स खुद किसका फलन है? वो 3x स्क्वायर है। तो इस जी एक्स की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर जो फलन आया
वह f किस प्रकार परिभाषित है? यह परिभाषित है cos x, यानी कि cos लगाएंगे और x की जो वैल्यू होगी वह यहाँ पर रख देंगे। तो उसके पहले हमने cos लगाया और यहाँ पर x की जगह पर कितना है 3x² जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर रख दिया cos 3x²। इस तरह से हम देख रहे हैं कि FOG ऑफ x इज इक्वल टू 3cos² आया और FOG ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x²। यहाँ पर x की एक वैल्यू 0 मान करके देख लेते हैं इन दोनों का मान एक समान आया हुआ है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि x इज इक्वल टू 0 के लिए GOF ऑफ x इज इक्वल टू 3cos² 0 इज इक्वल टू 3 तथा FOG ऑफ x इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 3 आया हुआ है, यहाँ पर 1 आया हुआ है। इन दोनों को देखने से स्पष्ट है कि FOG ऑफ x डज नॉट इक्वल टू GOF ऑफ x। इस तरीके से हम देखते हैं कि फलनों का संयोजन कैसा होता है और उनका जो रिवर्टिबल है, उनका जो उल्टा अगर संयोजन करते हैं तो क्या वो दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दोनों बराबर नहीं होते हैं। आइए एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसका नाम है व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन कैसे होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर आप उसको समझ में आ जाएगा कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है और कैसे उसको हम लोग परिभाषित करते हैं और उस फलन के माध्यम से हम लोग व्युत्क्रम या इन्वर्टिबल के जो प्रश्न है उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, देखिए व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन इसको अंग्रेजी में इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखा जाए, फलन f x से y व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि एक फलन g such that y से x में हमें मिल जाए, y से x का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF is equal to IX तथा FOG is equal to IY फलन IY है। फलन G को फलन F का प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम फलन कहते हैं। और इसे F इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। F इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। एक समुच्चय x है, एक समुच्चय y है। x से y में एक फंक्शन f आपका निर्धारित है। यदि एक दूसरा फंक्शन g
y से x में प्राप्त हो जाए। तो यह जो g फलन है वह फलन f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। और जब दो समुच्चयों के बीच में प्रतिलोम फलन कहलाते हैं तो वह जो दोनों फलन होते हैं, वह जो फलन होता है वह व्युत्क्रमणीय फलन होता है। x से y में भी हो जाए और y से x में भी हमें फलन प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं वह व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं। एक और चीज देखा जाए, यहां पर स्पष्ट है, हम जानते हैं कि x से y में एक फलन तभी निर्धारित होगा जब x के सभी अवयवों का कोई न कोई प्रतिबिंब यहां पर हमें प्राप्त हो जाए। निश्चित रूप से यदि यदि दो अवयव यहां पर हैं तो यहां पर भी हो सकता है कि A ही हो सकता है B हो। अगर फलन f निर्धारित है तो इसका मतलब कि यहाँ के सभी अवयव यहाँ के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कोई अवयव छूट जाए, लेकिन यदि G भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, G का अस्तित्व है, यानी कि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी अवयव होंगे सभी अवयवों का कोई न कोई प्रतिचित्रण यहाँ पर भी अवश्य होगा। अर्थात यह तभी संभव है जब यहाँ का प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर एक अवयव हो, यहाँ का एक प्रतिबिंब के लिए यहाँ का एक अवयव हो, यानी कि एक ही प्रतिचित्रण होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर भी कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए और यहाँ पर भी कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, अर्थात आच्छादक भी होना चाहिए। यानी कि व्युत्क्रमणीय जो फलन होते हैं वह एक ही आच्छादक होते हैं। और इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि यदि कोई फलन एकाएकी आच्छादक है तो वह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन है तो निश्चित रूप से एकाएकी और आच्छादक होगा, और यदि कोई फलन एकाएकी आच्छादक है तो निश्चित रूप से वह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। आइए इस व्युत्क्रमणीय फलन पर एक उदाहरण हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक सरल सा एक उदाहरण है जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे आपको ध्यानपूर्वक हल करना होगा और समझना होगा कि किस तरह से इसका प्रश्न हल किया जा रहा है। और ये देखते हैं कि कैसा उदाहरण है। उदाहरण, यदि f such that n से y fx is equal to 4x plus 3 द्वारा परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है, जहां y इज इक्वल टू, ये कैपिटल Y है, जहां पे एक समुच्चय y इज इक्वल टू इस प्रकार से है कि y एलिमेंट ऑफ कैपिटल N और y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 किसी x एलिमेंट ऑफ n, यह परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f व्युत्क्रमणीय है। प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए।
आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि जो दिया गया फलन है वह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। आइए y के स्वच्छ अचर समुच्चय y के स्वच्छ अचर स्मॉल y के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक समुच्चय x है, यहां पर एक समुच्चय y आपको दिया गया है और यहां पर x है, और यहां से यहां पर जो परिभाषित है ये जो f है वह x के द्वारा परिभाषित है, और x को एफ एक्स को ही हम y का भी नाम देते हैं, यानी कि y में जो भी अवयव प्राप्त होंगे वह एफ एक्स के ही द्वारा प्राप्त होंगे, फंक्शन या फलन एफ एक्स के द्वारा ही प्राप्त होंगे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, लेकिन y खुद किसके बराबर दिया गया है या एफ एक्स इसके बराबर दिया गया है 4x प्लस 3 के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस 3, जो कि y का मान अब x के रूप में प्राप्त हो गया है। यहां से यदि हम इसको सॉल्व करें y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 लेकर सॉल्व करें तो यहां से हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। यहां से हम x का मान y के रूप में प्राप्त कर चुके हैं और y का मान x के रूप में भी प्राप्त कर चुके हैं। इन सब की जरूरत आगे पड़ने वाली है, इसलिए x इज इक्वल टू, यदि यह व्युत्क्रमणीय है तो यहां से यहां तक के जो एक फलन यदि g मिलता है तो g जो फंक्शन होगा वह y पर, जिस प्रकार y का हमें अवयव प्राप्त करने के लिए fx प्राप्त करना पड़ता है fx के माध्यम से, उसी प्रकार gy जो फलन है अगर उसके माध्यम से यदि हमें x का मान प्राप्त करना है तो gy का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि जो फंक्शन g मिलेगा जो कि y का फलन होगा, इस तरह से हमें gy भी ज्ञात करना होगा। आइए अब देखते हैं, इसलिए g ऑफ y को क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू क्या है gy, ये मिल जाएगा gy का मतलब कि y माइनस 3/4, y माइनस 3/4। यही परिभाषित किया गया है कि यदि हमें x की वैल्यू y के रूप में प्राप्त करनी हो तो क्या फल निकालना पड़ेगा y माइनस 3/4। इसी का यदि फंक्शन ले लेते हैं g ले लेते हैं तो वह हमें x का मान प्राप्त होगा y के रूप में। अब एक g जो है y से, सॉरी यहाँ पर x नहीं बल्कि n होगा, y से n से फलन परिभाषित होगा। इस प्रकार GOF निकालते हैं पहले, GOF ऑफ x, GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ fx इज इक्वल टू G ऑफ fx की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, और g कैसे परिभाषित है y माइनस 3/4, यानी कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा वो y की जगह पर हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इस y की जगह पर 4x प्लस 3 पुट करते हैं तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4, और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, यानी कि y को लेकर के हम चलते हैं तब भी हमें फंक्शन x के लिए x की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अगर x को लेकर चलेंगे तो y प्राप्त होगा, y को लेकर चलेंगे तो x प्राप्त होगा, यानी कि यह जो फंक्शन है वह व्युत्क्रमणीय फलन की तरफ आ रहा है। पुनः f(g) ऑफ y निकालते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है। तो f ऑफ gy इज इक्वल टू f ऑफ gy कितना है y माइनस 3/4, ये वैल्यू है इस तरीके से। और अब फंक्शन f के द्वारा, तो f का फंक्शन कैसे काम करता है 4x प्लस 3 के, यानी कि y की जगह पर हम 4x प्लस 3 रख देंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उस परिस्थिति में कितना आता है। 4 इंटू एक्स की जगह पुट कर दें y माइनस 3/4 प्लस 3,
4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा हमें y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। एफ ओ जी लेके चले तो y मिल गया, जी एफ ऑफ एक्स लेके चले तो हमें x प्राप्त हो गया। इससे स्पष्ट है कि जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एन तथा एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई प्राप्त होगा। जब हमें जी ओ एफ ऑफ आई एन मिल जाए यानी कि इसका इन्वर्टेबल मिल जाए और एफ ओ जी यानी कि इसका इन्वर्टेबल मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि यह जो फलन दिया गया है वह व्युत्क्रमणीय फलन है, अर्थात एफ व्युत्क्रमणीय फलन है। तथा फलन जी कामा फलन एफ का प्रतिलोम है, अर्थात एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, अर्थात एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू जी जो भी वैल्यू होगा वो एफ का इनवर्स ही कहलाएगा, यानी कि प्रतिलोम कहलाएगा। इस तरह से आज के कक्षा में हम लोगों ने फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलनों को देखा। इससे संबंधित असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं उस असाइनमेंट को सॉल्व करके उसकी फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर डाल दें ताकि आपके द्वारा किए कार्यों का मूल्यांकन हो सके। धन्यवाद।